हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट टाइम, मतलब क्या छोड़ा था हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है, मतलब पहली यूनिट स्टार्ट कर ली थी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. उसमें फर्स्ट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था और दूसरा टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा देख लिया था और प्रोटिस्टा के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था. ठीक है, तो चलते हैं सीक्वेंस से. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का है. क्या देख रहे थे हम लोग? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देख रहे थे. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो मोनेरा के बाद आएगा. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? हैकल ने दिया था इन दी ईयर 1866, क्योंकि हैकल ने ही प्रोटिस्टा को समझा और उसे इन्वेंट किया और कहा कि लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद तीसरा किंगडम अगर ऐड होगा तो वो कौन सा होगा? प्रोटिस्टा होगा. किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया के बाद अगर कोई किंगडम ऐड होगा तो वो कौन सा होगा? किंगडम प्रोटिस्टा होगा. क्यों नीड आई थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा बनाने की? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट के किंगडम में अपने आप को बिठा पा रहे थे, ना ही एनिमल किंगडम में बिठा पा रहे थे. तो नीड आई कि ये जो बिल्कुल अदर देन कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर नॉट सेटिस्फाइड इन प्लांट किंगडम एज वेल एज एनिमल किंगडम, तो आप उनके लिए एक सेपरेट थर्ड किंगडम बनाओ जिसका नाम है प्रोटिस्टा. जिसका नाम है प्रोटिस्टा. इसको किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स भी कहते हैं. ये बता चुकी थी, जस्ट एक 2 मिनट का रिवीजन ले रहे हैं. किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो ऑर्गेनिज्म देखने वाले हैं, देखो ऐसे तो बहुत तरीके की ऑर्गेनिजम्स थे. अब क्या हुआ था? प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? फिल्टर हो गए. पर्टिकुलरली कुछ आगे आने वाले फंजाई में चले गए, कुछ प्लांटे में चले गए, कुछ प्योरली एंड प्योरली एनिमेलिया में चले गए. क्योंकि अगर हम मोनेरा और प्रोटिस्टा तक ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रिक्ट करते तो अगेन हमें ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में क्या होती? प्रॉब्लम होती. अब क्या है, आपने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांटा है तो हर किंगडम के ऑर्गेनिजम्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे मोनेरा में बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, अब प्रोटिस्टा में कुछ आप अलग पढ़ोगे. एक्चुअली प्रोटिस्टा में मेनली आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखोगे जिनके अंदर प्रोटिस्टा के फीचर्स तो है ही, लेकिन आगे आने वाले किंगडम के फीचर्स को भी वो दर्शा रहे हैं, एवोल्यूट कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं. जैसे फंजाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया. जनरली प्रोटिस्टा में आप एल्गी पढ़ोगे. मैंने आपको क्या बोला था कि एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को प्रोटिस्टा में भी फिट करवा लेगा, फिर उसी प्रोटिस्टा में से उठकर वो फंजाई में भी चला जाएगा, वो प्लांटे में भी चला जाएगा. मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स का खेल है. ये जो कैरेक्टर्स हम लोग शुरुआत में कंसिडर कर रहे थे, जैसे सेल टाइप हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हैबिटेट हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. इन कैरेक्टर्स को देखकर आप समझोगे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जब अपने अंदर ये कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है, जब अपने अंदर ये कैरेक्टर्स रखता है, तो उसमें इनिशियली उन कैरेक्टर्स को लेकर इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आगे फॉरवर्ड जाता जाएगा उसमें डेवलपमेंट होता जाएगा. ठीक है, आज नहीं डेवलपमेंट है, आगे वाले में और हुआ और आगे आने वालों में और हुआ, तो उस बेसिस पर हम कहेंगे कि ये एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है. इवोल्यूशन के हिसाब से वो जो चीज छोड़ता गया और नई लेता गया. मैंने क्या बोला? एवोल्यूशन के हिसाब से जो चीजें वो पीछे छोड़ता गया और आगे नई लेता गया, उसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं. और हर ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री को अगर हम कंपेयर करें, भाई आज मैंने डॉग की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अगर कैट से कंपेयर कर दिया तो मैंने उन दोनों के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को सेटअप किया, क्योंकि फाइलोजेनी डील्स विद द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये सारी प्रोटिस्टा में बात देख ली थी. अब हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा को एम्बीरेग्नल प्रोटिस्टा भी कहा जाता है. एम्बीरेग्नल मतलब
एम्बी रेगनल का मतलब होता है कि प्रोटिस्टा के अंदर आपको डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। एम्बी रेगनल मतलब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके पास डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे, रिप्रोडक्शन पे कंपेयर करोगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। मतलब प्रोटिस्टा इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन, इट्स लाइक अ डस्टबिन टाइप ऑफ किंगडम कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप उसके अंदर डाल दो, चाहे वो सही हो गलत हो, उस टाइम पे आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पे आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो, उसको प्रोटिस्टा किंगडम में आप डाल दो। ठीक है, तो एम्बी रेगनल का मतलब क्या है? डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड, ठीक है। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, पर हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कुछ कैरेक्टर्स को लेकर। भाई कैरेक्टर्स तो वही चल रहे हैं जो इनिशियली चल रहे हैं, जो आर.एच. विटेकर ने दिए, तो उन कैरेक्टर्स को लेकर आप क्या करो? सब ग्रुपिंग में डिवाइड करो। पहले तो आपने क्या है, मेन ग्रुप बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, अब आप क्या करो? और ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी आई है तो उसको क्या करो? सब ग्रुपिंग में कर दो और ग्रुप्स बना लो। ठीक है, तो वेरियस ग्रुप्स जो कि आज हम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे वो क्या है? वेरियस ग्रुप्स that are discussed here are as follows. ठीक है स्टूडेंट्स, आर एज फॉलोज। कौन से हैं देखते चलिए। पहला आएगा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है? एक ओवरऑल ग्रुप का नाम है, उसके अंदर हमें ऑर्गेनिजम्स क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। अब आप बोलोगे कि मैम इसकी भी ट्रिक बता, तो नहीं, आप बायोलॉजी में हर चीज की ट्रिक मत करो। अगर आप ट्रिक एकदम ट्रिकी बन जाओगे ना, देखो ट्रिक्स आपके फिजिक्स मैथ्स में काम आ सकती हैं, लेकिन बायोलॉजी इतनी ज्यादा पढ़नी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कि अगर आपने हर चीज की ट्रिक बना ली ना तो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे। कैसे? सबसे पहले तो आप ट्रिक सोचोगे, समझ लो भाई आपके पास ऑलरेडी 3 घंटे का टाइम कम है, अब आप पूरा टाइम तो ट्रिक सोचने में लगा रहे हो। फिर मान लो आपने किसी की ट्रिक को किसी के साथ मिंगल कर दिया, सपोज करो कि इसकी ट्रिक किसी और ट्रिक के साथ बिल्कुल मैच कर गई, तो आप क्या करोगे? न चाहते हुए भी आंसर को गलत लगा के आ जाओगे। तो जहां पर ट्रिक जरूरी होंगी मैं खुद बताऊंगी, जहां पर नहीं है आप डायरेक्ट याद करो। देखो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको टर्म्स दिमाग में रखने पड़ेंगे, लेकिन उन टर्म्स की गहराई को आप मत रटो, उनको लॉजिकली समझ लो। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स और फाइनली प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये 5 ग्रुप हैं जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोटिस्टा किंगडम में आ रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं या उसको अपने अंदर बिठा के बैठे। क्राइसोफाइट्स का अपना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स का अपना है। देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स तो नाम ही इंडिकेट करता है, शायद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें डाई फ्लैजिला होगा, 2 फ्लैजिला होगा। अब देखो अगर अब आप बोलोगे कि मैम फ्लैजिला की क्या जरूरत है मूवमेंट करने के लिए, क्या एनिमल्स हैं? मैंने आपको इनिशियली बताया था कि प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कुछ कैरेक्टर्स अपने प्लांटे को भी कंपेयर में डाल देंगे, मतलब उसको रिलेट करेंगे।
कुछ कैरेक्टर्स वो एनिमल से भी कंपेयर करेंगे और कुछ फंजाई को भी देंगे। कुछ क्या करेंगे, फंजाई को भी देंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा में से ही आप ऑर्गेनिजम्स फिल्टर करके बाकी 3 किंगडम बनाओगे। ठीक है, तो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रहे होंगे, तभी तो आपने फिल्टर करके किंगडम बनाया ना। ठीक है, तो पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहला अपन पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट इज वन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। यही बात है, लिखने की जरूरत नहीं, बात समझ में आ रही है। एक्चुअली क्राइसोफाइट्स में आप देखने क्या वाले हो? क्राइसोफाइट्स में आप देखने क्या वाले हो? ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड are desmids और डाइएटम्स। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? डेस्मिड्स और डाइएटम्स, ये 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स आप क्राइसोफाइट्स नाम के ग्रुप में पढ़ोगे, जो कि किसके अंदर आ रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा। अभी इतना डीप में नहीं जाना कि कौन सा फाइलम का है, कौन सी क्लास का है, ऑर्डर का, ये तो जनरल ओवरव्यू है। ये तो क्या है? आपका जनरल ओवरव्यू है। लेकिन अभी देखो क्या है स्टूडेंट्स, अभी अपन को किसी भी चीज की इतनी ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जाना बिकॉज वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग द एनसीईआरटी पार्ट ऑफ 11th। जब हम नीट पार्ट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन चीजों का जो एक्स्ट्रा 10% है, जो थोड़ा गहराई में है, जो एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, अपन कंसिडर करेंगे। पर अभी अपन क्या है, प्योरली एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं और स्लाइटली लिटिल बिट 1 या 2% एक्स्ट्रा। ठीक है, अदरवाइज एक्स्ट्रा चीजें आपकी नीट कंसीडर करेगी। एनसीईआरटी में प्योरली एंड प्योरली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को ही समझना है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके चलो। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी कहते हैं। मैंने कहा ना प्रोटिस्टा में मेनली आप एल्गी नाम का ऑर्गेनिज्म ज्यादा पढ़ोगे, गोल्डन एल्गी। क्या देख रहे हो आप? गोल्डन एल्गी। तो पहला अगर अपन हेडिंग लेके चलें डेस्मिड्स के बारे में, डेस्मिड क्या है? डेस्मिड एक गोल्डन एल्गी है। डेस्मिड एक एल्गी है। डेस्मिड एक एल्गी है, मतलब डेस्मिड एक ऑर्गेनिज्म का नाम है और बाई नेचर वो ऑर्गेनिज्म एल्गी है और वो गोल्डन कलर की है। ठीक है, गोल्डन एल्गी। अभी जब अपन इस ग्रुप में पढ़ेंगे तो ओवरऑल प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स को लेकर इनके कैरेक्टर्स को डाल देंगे। मतलब इनमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो प्रोटिस्टा के ही हैं, सिर्फ वो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जो कि अलग है। वापस से नए सिरे से पूरा लिखने का तो कोई मतलब नहीं है ना स्टूडेंट्स। गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी क्यों है ये? क्यों है ये गोल्डन एल्गी? गोल्डन कलर किसकी वजह से है? जरूर कोई कलरेशन है, जरूर कोई पिगमेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। जिस तरीके से मोनेरा किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रीन क्लोरोफिल ए की वजह से थी और ब्लू फाइकोसाइनिन की वजह से थी। ठीक है, तो ये क्या है? ड्यू टू पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, ड्यू टू पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अगर हम डेस्मिड्स के बारे में अपन को इतना डीप में नहीं जाना, आपकी एनसीईआरटी में गोल्डन एल्गी लिखा हुआ था तो गोल्डन एल्गी लिख के ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने आपको 1% क्या एक्स्ट्रा पढ़ाया है कि गोल्डन कलर क्यों है, ये भी तो जरूरी है ना। गोल्डन कलर क्यों है? गोल्डन कलर ड्यू टू पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन की वजह से। देखो अगर ये प्रोटिस्टा किंगडम में आ रहा है तो ये यूनिसेलुलर भी होगा, जो लिखा रखा है उसको नहीं, उसको सिर्फ सुनो। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, क्या है आपका? यूकैरियोटिक है। और अपन कह सकते हैं कि और क्या क्या कैरेक्टर से इनहेबिट कर रहा है?
हैबिटेट में क्या है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के कैटेगरी में आते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ओवरऑल इसका फीचर है, ओवरऑल हैबिटेट है। जनरली क्या है, एक्वेटिक होते हैं, जनरली पानी में रहने वाले होते हैं। अब पानी के साथ वो मतलब ये ड्राई प्लेसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। जनरली या तो पानी में रहेंगे तो सरफेस पे भी रह सकते हैं, डीप ओशियंस और सीज में भी रह सकते हैं, मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। और अगर ये सॉइल पे रह रहे हैं या किसी रॉक पे रह रहे हैं तो वहां पर ये ड्राई कंडीशंस को प्रेफर ना करके हमेशा शेडी, डैम्पी, मॉइस्ट एरियाज को कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि इट इज अ एल्गी बट इट इज हैविंग क्लोरोफिल ऑल्सो। ये गोल्डन एल्गी है। डेस्मिड्स के बारे में मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, है ही नहीं एनसीईआरटी में। अगर ये गोल्डन एल्गी है क्योंकि इसके पास फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट है जो गोल्डन कलर इसको दे रहा है, लेकिन साथ साथ में ये फोटोसिंथेटिक होती है, ये अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो क्या था, ओवरऑल डेस्मिड्स के बारे में बात थी। अगर हम डाई एटम्स के बारे में बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, डाई एटम्स क्या है, डाई एटम्स आर अ काइंड ऑफ एल्गी विच इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप क्राइसोफाइट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, अगर ओवरऑल लिखूं तो क्या क्या आएंगे, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डाई एटम्स क्या है, डाई एटम्स दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि अपन किंगडम प्रोटिस्टा के ग्रुप क्राइसोफाइट्स में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो प्रोटिस्टा के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स में कौन से हैं, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया कि एक ही सेल का है, सेल टाइप भी पढ़ लिया कि यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है स्टूडेंट्स बताओ, उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा था। अरे यार अपन ने कैरेक्टर्स को सोचो ना, आप भूल क्यों रहे हो। एनसीईआरटी है ना सबके पास, मैं चेक करूंगी, एनसीईआरटी सबको रखनी है, भले खोल के रखो लेकिन देखोगे ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, हैबिटेट क्या था, एक्वेटिक ना, हैबिटेट क्या था, एक्वेटिक। अब देखो पानी में रहने का मतलब है या तो आप फ्रेश वाटर में रहोगे जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, या फिर आप मेरीन वाटर में रहोगे जहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये दोनों को एग्जिबिट करते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों को एग्जिबिट करते हैं। फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। ठीक है, बात क्लियर हुई, बात आप लोगों को समझ में आई। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, आपके जो डाई एटम्स हैं वो पानी में रहते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, या तो पानी की सतह पर रहेंगे या डीप रहेंगे। ये डीप नहीं रहते, ये पानी के सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ये पानी के सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। They float on surface of water. They float on surface of water. ये पानी के सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। पानी के सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। बॉडी कैसी है, बिल्कुल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं उन्हें प्लैंक्टन्स कहते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो माइक्रो
organisms float on surface of water, या चलो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना मानकर ऑर्गेनिजम्स ही मान लो, बस माइक्रो तो बोलोगे फिर दिखता ही नहीं है हमें, तो ऑर्गेनिजम्स फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, क्या है? प्लैंक्टन्स। क्या है स्टूडेंट्स आपके? प्लैंक्टन्स। अब देखो प्लैंक्टन्स में क्या होंगे? ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स प्लांट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, छोटे 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 पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, छोटे छोटे ये आपके एनिमल टाइप भी हो सकते हैं। जो कि देखो प्लांट और एनिमल में मेन फर्क क्या होता है? दो खास फर्क होते हैं, या 2 से 3 खास कैरेक्टर्स होते हैं जिन पे आप प्लांट और एनिमल को क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो। प्लांट खुद खाना बनाते हैं, एनिमल्स खुद खाना नहीं बनाते। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, इधर से उधर नहीं मूवमेंट कर सकते, लेकिन एनिमल्स कर सकते हैं। मतलब ये जो 3 कैरेक्टर्स है ना, इस बेसिस पे आप मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर देते हो? देखकर डिफरेंशिएट कर देते हो। ठीक है। हैबिटेट में तो क्या है कि प्लांट्स टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, सिमिलरली एनिमल्स। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए, 3 कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए, इस पे खासकर आप बहुत इजीली ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर इधर उधर डाल सकते हो कि तुम प्लांटे में आओगे और तुम एनिमेलिया में आओगे। ठीक है। तो अगर ये प्लैंक्टन्स प्लांट्स हैं तो हो गए फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो हो गए फाइटोप्लैंक्टन। और अगर एनिमल हैं तो जूप्लैंक्टन। ठीक है। और आपके डाइएटम्स कैसे हैं? फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या करते हैं? पानी के सरफेस पर बैठे रहते हैं, और ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूंकि ये प्लांट्स हैं, दे आर दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स। ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। ये क्या है? आपके प्रोड्यूसर्स हैं। तो क्या फायदा है? ये पानी की सतह पर रहते हैं, पानी की सतह पर रहते हैं, चूंकि प्लांट हैं, चूंकि प्लांट हैं तो इनके पास डेफिनेटली क्लोरोफिल जरूर होगा। ठीक है, क्लोरोफिल प्लस क्लोरोफिल जरूर होगा। और अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो डेफिनेटली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर जरूर करेंगे। ऊपर बैठे हुए हैं, एलिमेंट्स को यूज कर लेंगे, सनलाइट इनको मिल जाएगी, सनलाइट इनको क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। भाई बॉडी सरफेस पे आपको CO2 चाहिए, तो बॉडी यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से हो रहा होगा, तो CO2 ले लेंगे, H2O इनको पानी से मिल जाएगा, क्योंकि पानी में ही बैठे हुए हैं। सनलाइट आ जाएगी, क्लोरोफिल है, बनाओ खाना, फूड प्रिपेयर करो। ठीक है, तो थोड़ा फूड खुद के पास रख लेंगे जिंदा रहने के लिए, और बाकी का फूड कौन यूज कर लेगा? अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं। जैसे अब आप फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन यूज करेगा? प्लांट से खाना कौन खाता है? एनिमल्स। तो पहले छोटे जू प्लैंक्टन, फिर थोड़े हायर एनिमल्स, फिर स्मॉल फिशेस, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे ऑक्टोपस हो गया, फिर बड़ी वेल्स। तो इस तरीके से आपकी एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन का पहला प्रोड्यूसर कौन है? इनिशियलाइजिंग कौन है? प्रोड्यूसर, दैट इज आपके फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? बहुत तरीके की कैटेगरी से होकर निकलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल है, प्रिपेयर ओन फूड, शॉर्ट में लिखा रही हूं, ऐसे ही लिखना है, प्रिपेयर ओन फूड, प्रिपेयर ओन फूड। टॉप लेवल, सॉरी, टॉप लेवल या चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, टॉप लेवल प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, बात क्लियर हुई? बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेन चीज अंडरलाइन कर लेते हैं।
ठीक है, क्लोरोफिल होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के टॉप लेवल वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बताती जा रही हूं ना, सबसे पहले मैं आपको रब कर दूं, ये चीज रब कर दूं, जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बताती जा रही हूं आप आगे खुद ब खुद सोचते चलो। अगर ये प्लांट की कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर ये प्लांट जैसे कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके पास सेल वॉल होगी, इनके पास सेल वॉल होगी। भाई आप कैरेक्टर्स को क्या करो, कंपेयर करो, सेल टाइप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक तरीके से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक ना, क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर हम डीप में जाएं, अगर हम थोड़ा सा और तरीके से पढ़ें, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो डेफिनेटली सेल वॉल तो जरूर आएगी ना। सेल वॉल क्या होगी, डेफिनेटली आएगी। देखो सेल वॉल किसकी बनी हुई रहती है, सेल वॉल डेफिनेटली क्या होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इनका जो सेल वॉल का अरेंजमेंट है, इट इज जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स, साबुनदानी की तरह होता है। अरेंजमेंट जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है, अरेंजमेंट जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ऐसे तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी हुई रहती है, पर ये क्या है, आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि नीट में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, अगर आप इन्हें ऑटोट्रॉफिक मोड या प्लांट से कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं सेलुलोज वाला पोर्शन जरूर आएगा, सेलुलोज से इसका कंपोजिशन जरूर होगा। लेकिन सेलुलोज के अलावा, सेलुलोज के अलावा अगर हम बात करें, सेलुलोज के अलावा अगर हम बात करें तो किसकी बनी हुई रहती है, सिलिका की बनी हुई रहती है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें कि ये प्लांट के कैरेक्टर्स को एक्वायर कर रहा है, तो प्लांट के कैरेक्टर्स किसके बने हुए रहते हैं, सेलुलोज के बने हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है, इसमें क्या चीज है कि सेलुलोज की बनी हुई ना होकर ये सिलिका की बनी हुई रहती है। ठीक है, इसमें सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है, हार्ड होगी, प्रोटेक्शन देने के लिए सिलिका है। सिलिका क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, उसका नेचर क्या होता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेड अप ऑफ सिलिका। अरेंजमेंट जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स, सेल वॉल का अरेंजमेंट क्या है, सोप बॉक्स की तरह, ऐसे यूं। साबुनदानी होती है, साबुन कोरो का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, जिससे कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को क्या कर ले, बंद कर ले, ऐसा होता है। और ये जो सेल वॉल होती है ये पोरस होती है, ये सेल वॉल क्या होती है, पोरस होती है। सेल वॉल क्या होती है, पोरस होती है, सेल वॉल पोरस। ठीक है, पोरस में क्या है, पोरस क्यों दिया है, क्यों छिद्र दिए हैं, क्यों पोर्स दिए हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन का क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट हो सके, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो सके, कुछ अच्छी चीज इनटेक करनी है तो ट्रांसपोर्टेशन हो सके, कोई वेस्ट मैटर को बाहर निकालना है तो ट्रांसपोर्टेशन हो सके। सेल वॉल पोरस फॉर अलाउइंग ट्रांसपोर्टेशन। फॉर अलाउइंग ट्रांसपोर्टेशन। सोप बॉक्स का मतलब क्या है कि सेल वॉल का अरेंजमेंट 2 लेयर्स की तरह है। सेल वॉल का अरेंजमेंट किस तरीके से है, 2 लेयर्स की फॉर्म में है। अपर लार्जर, लोअर शॉर्टर।
ठीक है, और किसकी बनी हुई है? सिलिका की। अब सिलिका से क्या है, एक और पॉइंट का लिंक बैठेगा। आप अपनी एनसीईआरटी में देखना, प्रोटिस्टा को डाई एटोमेशियस अर्थ भी कहा गया है। बड़ा सा टिपिकल सा नाम है। व्हाट डू यू मीन बाय डाई एटोमेशियस अर्थ? डाई एटोमेशियस अर्थ इटसेल्फ डाई एटम से उठाया गया है। हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? हम डाई एटम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। देखो, चूंकि इनके सेल वॉल सिलिका की बनी हुई होती है, वैसे किसकी होनी चाहिए? वैसे तो सेलुलोज की होती है। ऐसा नहीं है कि इनमें सेलुलोज का कंटेंट नहीं होता। सेलुलोज का कंटेंट तो इस फॉर्म में लिखा था क्योंकि ये प्लांट्स की तरह अपने आप को शो कर रहे हैं, या प्लांट्स की तरह इनमें कैरेक्टर्स हैं, तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। लेकिन इनमें खासियत क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है, हो सकता है सेलुलोज का कंपोनेंट हो, लेकिन सबसे ज्यादा वो किसकी बनी हुई रहती है? सिलिका की बनी हुई रहती है। कंपोनेंट कौन रिस्पॉन्सिबल है सेल वॉल बनाने में? सिलिका। मतलब ये सब क्या है? सिलिका की है, और सिलिका के बीच में परफोरेशन से छिद्र हैं। हर रेगुलर इंटरवल पे सिलिका क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब क्या है? पोरस हो गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करना है। अब दूसरी बात क्या है कि सिलिका का होने का महत्व क्या है? देखो, सिलिका क्या करती है? हार्डनेस प्रोवाइड करती है। सिलिका फॉर हार्डनेस। सिलिका क्या प्रोवाइड कर रही है? हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है। सिलिका क्या प्रोवाइड कर रही है? हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है। उससे क्या फायदा होगा? उससे यह फायदा होगा कि जब प्रोटिस्ट मर जाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी डिग्रेड हो जाती है सिर्फ सेल वॉल को छोड़कर। जब प्रोटिस्ट डेड हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो प्रोटिस्ट की सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को छोड़कर पूरी बॉडी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? आपकी सिलिका की। नहीं डिग्रेड हुआ, ऑर्गेनिज्म उसे डिग्रेड नहीं कर पाए, नहीं मार पाए, उसको वैसे का वैसा रखा, तो मैक्सिमम जो फॉसिल्स आपको नजर आते हैं, या जब आप एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हो, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉसिल्स जो नजर आते हैं, वो फॉसिल्स आपके प्रोटिस्टी होते हैं। वो फॉसिल्स क्या होते हैं? आपके प्रोटिस्टी होते हैं। अब देखो, ये जो फॉसिल्स होते हैं, जैसे एक प्रोटिस्टा मर गया, ठीक है, फॉसिल बन गया, फिर दूसरा उस पे मर गया, तीसरा उस पे मर गया, तो ऐसे करके अर्थ में क्या होते हैं? इनके फॉसिल्स के ऐसे क्लस्टर्स बन जाते हैं, गुच्छा बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डाई एटोमेशियस अर्थ। तो क्या कह सकते हैं? डिपोजिशन ऑफ डेड प्रोटिस्ट या डेड डाई एटम्स on earth are called as diatomaceous earth। ठीक है, diatomaceous earth। क्यों बोलेंगे? because protist cell wall not degraded due to silica। अब प्रोटिस्ट का सेल वॉल का डिग्रेड नहीं होना, उनका जमते जाना और डाई एटोमेशियस अर्थ का बनाना कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक यूज भी देता है। हम इस डाई एटोमेशियस अर्थ से, या प्रोटिस्टा जो डेड पड़ा हुआ है जिसमें इटसेल्फ सिलिका का कंटेंट है, मतलब प्रोटिस्ट जो आपके डाई एटम्स है, डाई एटम्स में जो सिलिका है, उस सिलिका से आप जनरली बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे कहीं पर अगर साउंड प्रूफिंग करनी है तो इन्हीं सिलिका का यूज किया जाता है, डाई एटम्स वाले, या फिर आपको कहीं डायनामाइट बनाना है तो भी यही चीज का यूज हो रहा है। ठीक है, शुड आई रब दिस? यहां लिख देती हूं या तो मैं, यूज्ड इन, मेनली किसका इस्तेमाल हो रहा है? सिलिका का। सिलिका इसके अंदर का कंटेंट है, तभी ये यूज में आ रहे हैं। साउंड फॉर्मिंग नहीं, साउंड प्रूफिंग। जैसे कुछ भी अगर आपको साउंड प्रूफ बनाना है, साउंड प्रूफिंग
साउंड प्रूफिंग और डायनामाइट। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? पूरा हटा दूं टू मूव अहेड? ठीक है, अब देखो डाई एटम्स के अंदर मैंने आपको क्या बोला, डाई एटम्स पानी के सरफेस पे बैठे हुए रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास ऐसी सक्षमता है कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, और पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन कभी कभार ये डाई एटम्स इस खूबी के कारण कह सकते हैं ना कि रॉन्ग भी प्रूफ हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई खूबी है लेकिन अगर आपने उस क्वालिटी को गलत तरीके से यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस अफेक्ट दिखेगा। देखो डाई एटम्स शो बूम एंड बस्ट लाइफ साइकिल। बूम एंड बस्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? बूम का मतलब होता है, बूम का मतलब क्या होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना, अपना नंबर एक्सट्रीमली इंक्रीज कर लेना। बूम एंड बस्ट लाइफ साइकिल ऐसा देखा जाता है डाई एटम्स में कि जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन्स में क्या है, ये फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, देखो कहीं ना कहीं अगर डाई एटम्स के रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से तो सेक्स ऑर्गन्स तो होंगे ही नहीं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेल डिवीजन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन। अब क्या होता है, स्प्रिंग सीजन पे इनकी जो ग्रोथ होती है या जो इनका डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और पूरी पानी की सतह पर जाकर बैठ जाते हैं। पूरी पानी की सतह को अपने आप से घेर लेते हैं। आप देखोगे ना तो आपको पानी नजर आएगा ही नहीं, आपको क्या दिखेगा, ग्रीन ग्रीन, जैसे आपको काई नहीं दिखती, आप बोलते ना काई जम गई है पानी में, पानी नजर ही नहीं आ रहा है। देखना बरसातों के सीजन में बहुत होगा, अभी देखना बरसातों का सीजन चल रहा है अगस्त सितंबर, तो इन सीजन्स में बहुत होगा। ठीक है, इतना ज्यादा ग्रीन कलर की काई 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 जम जाती है कि पूरा पानी सिर्फ और सिर्फ काई से बन जाता है। ठीक है, तो बूम एंड बर्स्ट लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि स्प्रिंग सीजन्स में ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन दे ग्रो रैपिडली। स्प्रिंग सीजन्स में क्या करेंगे, ग्रो रैपिडली। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन दे ग्रो रैपिडली। अब इनके लिए तो ये फायदा है, बाकी लोगों के लिए नुकसान क्यों है? देखो, अगर ये पानी की पूरी सतह को घेर लेंगे, अगर ये पानी की पूरी सतह को घेर लेंगे तो इनके नीचे जो ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं, इनके नीचे जो ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं उनको कहाँ से सनलाइट मिलेगी, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, कहाँ से वो लोग आयंस, मिनरल्स, किसी न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करेंगे? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे तो यही लेते जाएंगे ना, पानी में से H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सब कुछ ये लेते जाएंगे। अगर इनकी एक्सट्रीम ग्रोथ हो जाएगी सरफेस ऑफ वाटर पे, अगर इनकी एक एक्सट्रीम ग्रोथ हो जाएगी सरफेस ऑफ वाटर पे, तो ये क्या करेंगे, अंदर वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर देंगे, डिप्राइव कर देंगे। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, मिनरल्स कम हो जाएंगे। इसके कारण बाकी एक्वेटिक इकोसिस्टम की डेथ हो सकती है, बाकी इकोसिस्टम की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ग्रो रैपिडली, covers the whole water surface, whole water surface, covers the whole water surface. ठीक है, causes deficiency of oxygen to other aquatic organisms, to other organisms of
दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया, ठीक है। तो इनकी जो रैपिड ग्रोथ है, जिसकी वजह से ये पूरे वाटर सरफेस को घेर लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्लूमिंग। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मतलब ब्लूम कर रहे हैं, बस यही ग्रो कर रहे हैं, आपको पानी की सरफेस पे सिर्फ यही नजर आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है। क्या दिमाग में आता है कि जब इनकी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है तो बाकी ऑर्गेनिज्म खा भी तो रहे हैं। बिल्कुल खाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म इन पे डिपेंड नहीं रहते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इनको खाएगा तो एक लिमिट तक ही खा पाएगा ना। मान लो यहां पर खाया, अगेन ग्रो कर गए, यहां पर खाया, अगेन ग्रो कर गए। तो इनकी जो स्प्रिंग सीजन में इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कि ऑर्गेनिजम्स भले ही अपनी फूड चेन के बशर्ते इनको खाते हैं, फिर भी उसके कारण इनका कंटेंट, इनका जो नंबर है सरफेस ऑफ वाटर में, वो बैलेंस नहीं हो पाता। इतनी फ्रीक्वेंटली ये रैपिडली ग्रो करते हैं, जिसको ब्लूमिंग कहते हैं। उसकी वजह से जहां पर जैसे बहुत ज्यादा थिकनेस हो गई, पानी के सरफेस के ऊपर इनकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो गई, तो ऑर्गेनिजम्स को जो नेचुरल ऑक्सीजन चाहिए जो वो वाटर में से लेते हैं, वो भी ढंग से नहीं ले पाते, क्योंकि हर जगह यही फैल जाता है, इतनी ज्यादा ब्लूमिंग होती है। पर कुछ टाइम बाद जैसे जब ये बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं, एक के ऊपर एक इनका डिपोजिशन हो जाए, तो भारीपन के कारण ये ऑटोमेटिकली पानी के अंदर जाकर डीपली सिंक हो जाते हैं और खाली कर देते हैं उस जगह को। भाई स्प्रिंग सीजन चला गया, इनकी ग्रोथ कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली इनकी ग्रोथ अगर जब कम हो जाएगी तो बाकी ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन के हिसाब से रेगुलर खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। एक टाइम बाद इतने भारी और भारीपन के कारण भी ये क्या हो जाते हैं? बर्स्ट, मतलब नीचे जाके, बर्स्ट मतलब हट गए, फट गए, ठीक है। तो कवर्स दी होल वाटर सरफेस, कॉज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्चुअली ये क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है? अब अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? तो इसी के साथ आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा में पहला ग्रुप था क्राइसोफाइट्स, पहला क्या ग्रुप है? क्राइसोफाइट्स, वो अपन कंप्लीट करते हैं। उसमें हमने डेस्मिड्स पढ़ लिए, डायटम्स पढ़ लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप में हम लोग जा रहे हैं, इसको रब कर दूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप में जा रहे हैं, वो कौन सा है? वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स का मतलब क्या होता है? डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास दो फ्लैजिला है। जिनके पास क्या है? दो फ्लैजिला है। नाम इंडिकेट कर रहा है डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स चूंकि प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। इनमें एक खास बात आपको नजर आएगी, दे हैव मीजोकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब इनका जो सेल टाइप है वो ना तो प्रॉपर्ली प्रोकैरियोटिक है, ना ही प्रॉपर्ली यूकैरियोटिक, बीच का है, मीजोकैरियोटिक। किस सेंस में मीजोकैरियोटिक बोला? इस सेंस में मीजोकैरियोटिक बोला, देखो प्रोकैरियोटिक तो वो है जो कि डेवलप ही नहीं हुए हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है? वो है जो कि डेवलप ही नहीं हुए हैं। न्यूक्लियस इल डिफाइंड है, इरेगुलर है, उनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। अब आपने यूकैरियोटिक क्यों बोला? क्योंकि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास कवरिंग है। न्यूक्लियस को कौन घेर के बैठा हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक और चीज के कंटेंट से आप अपने सेल के टाइप को यूकैरियोटिक कहते हो। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड ही है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, डीएनए, ठीक है। डीएनए कैसे वर्क करता है? क्योंकि उसके अंदर हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं। वो हिस्टोन प्रोटीन
क्रोमेटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो आगे चल के सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स नहीं होंगे तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, सेल डिवीजन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी। क्रोमोसोम के जीन पे बैठ के ही तो कैरेक्टर जाते हैं ना, आई का कलर, स्किन का कलर, फलाना फलाना कैरेक्टर, ठीक है, आप एक्वायर करते हो फीचर्स को अपने पेरेंट्स से। तो उसी तरीके से मीजोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि दे आर टू मच फॉरवर्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक बट दे आर नॉट सेटिस्फाइंग होल द कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से तो एक स्टेप आगे हैं लेकिन यूकैरियोटिक की तरह भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाए। दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड द न्यूक्लियस बट दे डोंट हैव स्टोन्स इन द DNA. That's why there is no formation of chromatin material, there is no formation of chromosomes. ठीक है, mesokaryotic DNA deprived of histones. ये पूछा जाता है, ये नीट में पूछा गया है, ये नीट में क्या है पूछा गया, which organism has mesokaryotic type of nuclei, mesokaryotic type of cell type, dinoflagellates. ठीक है, दूसरी बात, हैबिटेट की बात पे जनरली सारे एक्वेटिक हैं, ठीक है, जनरली सारे एक्वेटिक हैं। अब दूसरी बात और क्या क्या बोल सकते हो आप इनको, गोल्डन ब्राउन इन कलर, गोल्डन ब्राउन इन कलर, ठीक है, इनके आपको विभिन्न विभिन्न तरीके के कलर नजर आएंगे, बहुत ही कलर के फॉर्म में ये डाइवर्सिफाइड है। कलर की सेंस में क्या है, आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत तरीके से हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड है, बहुत बहुत तरीके के कलर्स आपको नजर आएंगे। क्या क्या नजर आएंगे, देखो किन किन तरीकों से आपको नजर आएंगे। ये आपके देखो क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोफिल तो होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक, खुद खाना बनाएंगे, ठीक है। और क्या क्या है, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर, ऑल्सो सीन, मतलब इन कलर के भी ये नजर आएंगे, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर, इन कलर के भी ये नजर आ जाएंगे। समवॉट येलो भी दिखता है, ठीक है, येलो ऑल्सो, येलो ऑल्सो। भाई ग्रीन तो मैंने क्या ओवरऑल क्लोरोफिल के कंपैरिजन में आपको बताया है, ठीक है, इन इन कलर के नजर आ सकते हैं। तो ये क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। सेल का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल टाइप हो गया, हैबिटेट हो गया, हैबिटेट के बाद नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजिकल साइज एंड शेप आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये किन किन कलर से, भाई आपको देखकर देखो, सबसे पहले क्या आपने देखा ये टेबल ना ब्राउन कलर की है, तो देखकर ही आपको समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स में बहुत तरीके के पिगमेंटेशंस नजर आ रहे हैं। कहीं पर अगर ग्रीन पिगमेंट है तो दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, और दूसरा पिगमेंटेशन उनको वेरियस कलर प्रदान कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटी को, उनके प्रेजेंटेशन को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, क्लोरोफिल सी होगा, और भी तरीके के आपको पिगमेंट नजर आएंगे। जैसे इनको प्रदान करने वाले पिगमेंट भी होंगे, जैसे रेड कलर को डाइनोजेंथिन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और ब्लू कलर फ्यूकोजेंथिन, मतलब बहुत तरीके के पिगमेंट आपको नजर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बात क्लियर हुई? शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट, ठीक है। अब देखो ये डाइनोफ्लैजिलेट क्यों है, डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी पर दो तरीके के फ्लैजिला है, ठीक है, हैव टू फ्लैजिलास। तो डाइनोफ्लैजिलेट,
फ्लैजिलेट। देखो इनका क्या है, ऐसा है कुछ अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है। ये क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है जिसके पास दो फ्लैजिला हैं, जिसके पास क्या है, दो फ्लैजिला है, तो डाइनोफ्लैजिलेट हो गए। अब देखो डाइनोफ्लैजिलेट का होना एक और कंडीशन को दर्शाता है। इनके पास जो फ्लैजिला हैं वो दो तरीके के हैं। देखो दोनों का अरेंजमेंट, दोनों की पोजीशन भी अलग है। ये वाला जो है ये लंबा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गया। देखना आप, ये लंबा भी है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, और ये जो लेंथ में ज्यादा है ये आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, और लेंथ में क्या है, छोटा भी है। तो ऐसी कंडीशन जब ऑर्गेनिज्म में होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म में ऐसी कंडीशन जब उसके पास दो फ्लैजिला है और दोनों फ्लैजिला की लेंथ क्या है, अलग अलग है। दोनों फ्लैजिला की लेंथ क्या है, अलग अलग है। दोनों फ्लैजिला की लेंथ क्या है, अलग अलग है। उन फ्लैजिला की कंडीशन को हेटेरोकॉन्ट टाइप ऑफ फ्लैजिला कहते हैं। हेटेरोकॉन्ट, हेटेरोकॉन्ट मतलब वन फ्लैजिला इज लॉन्ग, वन फ्लैजिला इज लॉन्ग। यहां पर कौन सा फ्लैजिला है, लॉन्गिट्यूडनल वाला। लॉन्गिट्यूडनल मतलब बिल्कुल जो एक्सिस के लाइन में चलेगा, और ट्रांसफर मतलब जो बीच में से कट जाएगा। अदर फ्लैजिला, ठीक है, स्मॉल ट्रांसफर्स, स्मॉल ट्रांसफर्स। ठीक है, अब देखो एक और चीज होती है कि डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होती है, सेल वॉल होगी, डेफिनेटली होगी। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोसिक प्लेट्स, मतलब एक सेलुलोज की लेयर आई, फिर दूसरे सेलुलोज की लेयर आई, फिर तीसरे सेलुलोज की लेयर आई, और लेयर बनते बनते एक प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब मोटी थिक लेयर होगी, सेलुलोसिक प्लेट्स। ठीक है, अब देखो इन सेलुलोसिक प्लेट्स के कारण, इन सेलुलोसिक प्लेट्स के कारण आपकी जो सेल वॉल में क्या हो जाता है, गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं, फरो क्रिएट हो जाते हैं। फरो मतलब गड्ढे, जैसे ये जम रही है सेलुलोज, सेलुलोज की लेयर जम गई, बीच में कहीं पर क्या हो गया, एक दरार आ गई, नहीं जम पाई, फिर जमती गई जमती गई जमती गई। तो जैसे आपने प्लेट को देखा, आपने बोला बीच में दरार है, तो ये बीच वाली दरार कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडनल फरो, ये वाली हो गई, ये आपकी सेल वॉल की दरार है। जैसे ये सेल वॉल यहाँ जम रहा होगा सेलुलोसिक प्लेट्स के फॉर्म में, ऐसे जम रहा होगा ना प्लेट्स की फॉर्म में, ये सेलुलोसिक प्लेट जम रहा होगा। तो क्या हुआ, जैसे यहां पर जैसे जमता जा रहा होगा, जमता जा रहा होगा, तो यहां पर क्या होगा, एक फरो क्रिएट हो गया, गड्ढा क्रिएट हो गया, गर्डल टाइप, मतलब यहां पर प्रॉपर सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं हुआ। तो ये वाला जो फरो क्रिएट हो रहा है, ये क्या है आपको, लॉन्गिट्यूडनल फरो। ये क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडनल फरो। और इसी लॉन्गिट्यूडनल फरो की कंटिन्यूएशन में कौन सा फ्लैजिला निकला, लॉन्गिट्यूडनल वाला फ्लैजिला, जो कि क्या है, लंबा है। नॉलेज के लिए बता रही हूं, ये चीज है नहीं। ठीक है, मतलब एक्चुअली ओरिजिन ऑफ फ्लैजिला कहां से है, फ्रॉम दी फरोज, फ्रॉम दी फरोज। जो भी डाइनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी में गड्ढे, डिसकंटिन्यूटी या फरो क्रिएट हो जाते हैं, वहीं से ही फ्लैजिला क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और ये क्यों क्रिएट होते हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोसिक प्लेट्स। तो जहां पर नहीं हुए वहां पर आपको फरो दिख जाएंगे। तो यहां पर क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल फरो क्रिएट हुआ, उसी की कंटिन्यूएशन में से लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला निकला। यहां पर ट्रांसफर फरो क्रिएट हुआ, तो यहां पर ट्रांसफर फ्लैजिला निकला। दो फ्लैजिला निकले तो डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट वाली कंडीशन हुई, डाइनोफ्लैजिलेट वाला ऑर्गेनिज्म हुआ। चूंकि दो फ्लैजिला निकला और एक लंबा था और एक छोटा था, तो उस फ्लैजिला की कंडीशन को हेटेरोकॉन्ट टाइप ऑफ फ्लैजिला कहते हैं, कि दो फ्लैजिला की प्रेजेंस है, दोनों फ्लैजिला मौजूद हैं, प्रॉपर्ली डेवलप्ड भी है, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा लंबा है और एक थोड़ा उसके कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोसिक प्लेट्स। अब क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड्स क्रिएट करते हैं।
डाइनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड्स क्रिएट करते हैं। रेड टाइड का मतलब क्या है? टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड आने का मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज, टाइड का मतलब क्या होता है? बड़ी लंबी सी लहर आ गई, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये जब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरीके से आपके डाई एटम से मल्टीप्लाई किया, रेड टाइड्स भी क्या होते हैं? जनरली ये भी पानी के सरफेस पर ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये एक्वेटिक हैं लेकिन मोस्टली मैराइन है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं? पानी की मोस्टली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, ये रैपिडली ग्रो करते हैं, तो मोस्टली वो वाला डाइनोफ्लैजिलेट सबसे ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है, जो कि रेड कलर का होता है। इतनी ज्यादा इनकी ग्रोथ हो जाती है, इनकी ज्यादा इतनी ग्रोथ हो जाती है कि पूरे पानी का कलर ही रेड कलर हो जाता है, और ऐसा बोलते हैं रेड टाइड आ गया। रेड टाइड का मतलब क्या होता है? दे आर प्लेइंग हैवॉक, दे आर प्लेइंग डेंजर टू द वाटर। क्योंकि ये जो रेड कलर वाला एल्गी है, ये जो रेड कलर वाला डाइनोफ्लैजिलेट है, जब ये एक्सिस में ग्रो करेगा, जब ये एक्सिस में ग्रो करेगा तो रेड टाइड की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और ये हार्मफुल है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्योंकि जब ये ग्रो करता जाता है, जब ये ग्रो करता जाता है, तो अपने अंदर से कुछ हार्मफुल केमिकल इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स भी पानी में रिलीज करता जाता है। हो सकता है कुछ रिएक्शन हो रही हो ग्रोथ करने टाइम पर, कुछ एक मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म हो रहा, उस मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट में टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि बाकी के एक्वेटिक सिस्टम के ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो रेड टाइड्स, रैपिड ग्रोथ, कॉजिंग killing of other organisms by producing toxins। ठीक है। इसके अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और स्पोर्स की फॉर्मेशन से होता है। मतलब छोटे छोटे बॉडी के अंदर दाने क्रिएट हो जाते हैं, जिनके आसपास क्या होती है? अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हुई तो सिस्ट क्रिएट हो जाएगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन नहीं हुई तो बस स्पोर बना, फेवरेबल कंडीशन है, रिलीज हुआ और नया डाइनोफ्लैजिलेट बन गया। एसेक्सुअल बाय स्पोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं यहीं ओवर करती हूँ अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में अपन लोगों ने प्रोटिस्टा जो इंट्रोडक्शन देखा था, आगे पढ़ा। पहला ग्रुप पढ़ा क्राइसोफाइट्स, उसके अंदर डेस्मिड्स पढ़ लिए, डाई एटम्स पढ़ लिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले तो यूग्लिनॉइड्स कंप्लीट करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स कंप्लीट करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो प्रोटोजोन्स भी कंप्लीट कर लेंगे। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद 2 और लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। उसमें हम प्रोटोजोन्स के साथ साथ फंजाई को भी कवर अप करेंगे। किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए वी हैव 2 अदर फॉरवर्ड डिफरेंट चैप्टर्स ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।